कैसे हैं? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे नीति निर्देशक तत्व की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को कि ऑनलाइन में जो क्लास ले रहा हूं 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, कभी 2 घंटे, हमेशा मैं चाहता हूं कि संख्या बढ़ जाए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे कि यूपी पीसीएस, जो लोग यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम देना चाहते हैं, प्री का जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। टेस्ट शुरू हो रहा है, यूपी पीसीएस टेस्ट शुरू हो रहा है। इसमें टोटल जो टेस्ट होंगे आपके 11 से 12 टेस्ट होंगे। 11 से 12 टेस्ट होगा। और पिछली बार निश्चय आईएएस एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज आयोजित करवाया गया था, पिछली बार डायरेक्ट 30 क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर से लड़ गया और 16 क्वेश्चन व्याख्या से लड़ा है। इसका मतलब ये कि टोटल 46 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में लड़ गया है। इसका मतलब ये कि जिन लड़कों ने 12 टेस्ट सॉल्व कर लिया, 46 क्वेश्चन वहां से मिल गया है। इस बार भी पेपर इस तरह बनाया गया है, पेपर को सेट इस तरह किया गया है ताकि 30 से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच प्रश्न मिल जाए आपको। और यह शुरुआत हो रही है सोमवार या मंगलवार से, जिसकी फीस है 999 रुपये। बहुत ही सस्ता टेस्ट है और हर टेस्ट की व्याख्या आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हर टेस्ट की व्याख्या, ध्यान देना इस बात को। मेरी जो योजना है, टेस्ट पेपर मिलेगा आपको ऐप पर टेस्ट पेपर मिलेगा। लेकिन इसका जो मॉडल आंसर है, जो आंसर है और व्याख्या है, आप सबको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसका यह कहा जाता है कि आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर दिया जाएगा। यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है मंडे या ट्यूसडे से। हमेशा ध्यान दो, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। अब मुझे लगता है कि यदि आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो मेरा विश्वास है कि प्रश्न मिल जाना चाहिए। क्योंकि पिछली बार प्रश्न मिला था, इस बार भी उम्मीद है कि मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। ये जो है संविधान के भाग 4 में, चार का की बात करें हम लोग, और अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य। हमेशा याद रखना है, पहली चीज, हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, समझते चलना आप कि मौलिक कर्तव्य को मौलिक क्यों कहते हैं, क्या रीजन है मौलिक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य कहने का। पहला कारण यही है कि इसका उल्लेख संविधान में हुआ है, पहला कारण। और दूसरी चीज ये है कि अपेक्षा की जाती है कि लोग इसका पालन करें, मौलिक कर्तव्य। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, संविधान के भाग 4 क में 51A में इसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही
बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी बात हम लोग करेंगे आगे। हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देने इस बात को, मौलिक कर्तव्य की हम बात करें। इसे मौलिक कर्तव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में हुआ है। और दूसरी चीज, नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि इसका पालन करें। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ, उस समय मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। उस समय संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। कारण क्या था? क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि जब अधिकार की बात करते हैं तो माना जाता है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। अब सोचो, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, तो मान लिया गया कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज कि यदि इसे संविधान में शामिल कर दिया जाता तो उस समय की जो जनता निरक्षर थी, अज्ञानता का शिकार, उन्हें न तो कर्तव्य का ज्ञान था और न तो संविधान का। परिणाम यह होता कि बड़े पैमाने पर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो जाता। इसलिए 2 बातें की गई थी जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो पहला रीजन क्या था कि संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, और जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक है मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। जब हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य की बात भी अवश्य की जाएगी। और नंबर 2, दूसरा रीजन क्या है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोग निरक्षर थे, साक्षर लोगों की बहुत कमी थी। लोगों को न तो कानून का ज्ञान था, न तो संविधान का, न तो कर्तव्य का। यदि उस समय संविधान में शामिल कर दिया जाता तो स्वाभाविक था कि बड़े पैमाने पर उसका उल्लंघन होता। इसलिए उस दौर में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमेशा ध्यान दो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। आखिर क्यों जोड़ा गया? उद्देश्य क्या था? हमेशा ध्यान दो इस बात को। कारण यह था कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, लेकिन कर्तव्यों की लगातार उपेक्षा हो रही थी। और यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार तब तक संभव नहीं है जब तक लोग अपने कर्तव्य का अनुपालन न करें, क्योंकि कर्तव्य के प्रांगण में ही अधिकार पल्लवित और पुष्पित होता है। यह विचार गांधी ने भी दिया है। वाइल्ड एक विचारक है, वाइल्ड ने भी यही कहा। दूसरी की बात करें, 1970 के बाद साक्षरता का विकास बहुत तेजी से हो रहा था, ज्ञान का विकास हो रहा था, तो लोगों को कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध करने के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तीसरी चीज, जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया तो स्वाभाविक है जब मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को संविधान में शामिल किया जाता है तो आम जनता पर, नागरिकों पर एक नैतिक दबाव बनता है।
और जब नैतिक दबाव बनेगा तो लोग अपने कर्तव्य का अनुपालन करेंगे, क्योंकि वो संविधान को फॉलो करते हैं। तो संविधान में उल्लिखित प्रावधानों का भी लोग फॉलो करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। स्वाभाविक है, मौलिक कर्तव्य का भी अनुपालन होगा। आप हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर से देखा हो जाए, जब लोग जितना ज्यादा जागरूक हो रहे थे उतने ही ज्यादा अधिकारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो रहे थे, लेकिन लोग अपने अधिकारों का जबरदस्त दुरुपयोग भी कर रहे थे। परिणामतः सार्वजनिक संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश। जैसे मुझे ये चाहिए, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, सरकार ने नहीं मानेगी तो हम बसों को जला देंगे। हमेशा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हम क्षति पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। आप ध्यान देना इस बात को। इसका परिणाम क्या होगा? सबसे बड़ी चीज तो यह है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की वकालत की गई। आप सोचो, ताकि लोग जब कर्तव्य का अनुपालन करेंगे तो फिर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये बातें कि पहले मौलिक कर्तव्य को संविधान में नहीं जोड़ा गया और बाद में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों जोड़ा गया, लिखो इसको आप। लिखो इसको आप। मौलिक कर्तव्य का अर्थ है कि ऐसा कर्तव्य संविधान में हुआ है। एक बात याद रखना, इसे मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में हुआ है, और नंबर 2, इसका अनुपालन अनिवार्य है। हमेशा इसलिए इसे मौलिक कहा जाता है। हमेशा जान दो, इसको कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे आप पढ़ना आपका मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि इसके बिना आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यदि व्यक्तित्व का विकास करना है तो आपको पढ़ना ही होगा। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य की बात मौलिक क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में हुआ है। और दूसरी चीज, इसका अनुपालन किए बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए इसे मौलिक कहा जाता है। आप ध्यान देना इस बात को। पैरा चेंज करो आप और लिखो, संविधान के लिखो आप, संविधान के निर्माण के दौरान मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि
नंबर 1, संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों पर बल दिया। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों पर बल दिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो सके। अधिकार के साथ कर्तव्य भी समाहित होता है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी समाहित होता है, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार की कोई महत्ता नहीं है। नंबर 2, स्वतंत्रता के दौरान भारत की जनता निरक्षर थी। यदि कर्तव्य को शामिल कर दिया जाता तो अज्ञानता के कारण इसका निरंतर उल्लंघन होता रहता, जिससे मौलिक कर्तव्यों की महत्ता समाप्त हो जाती। पैरा चेंज करो आप, लेकिन संविधान के निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की
वकालत शामिल करने की वकालत की जाने लगी। क्योंकि नंबर 1, अधिकार और कर्तव्य अधिकार और कर्तव्य में निर्भरता का संबंध होता है। जिससे अधिकारों के सापेक्ष कर्तव्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्योंकि कर्तव्य के प्रांगण में ही, प्रांगण का मतलब आंगन, प्रांगण में ही अधिकार का विकास होता है। अर्थात एक व्यक्ति का अधिकार एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। इसलिए मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य पर बल दिया गया। नंबर 2, मूल कर्तव्य का उल्लेख होने से नागरिकों पर नैतिक दबाव बनता है। जिससे दायित्व बोध होने के कारण राष्ट्र का विकास एवं सम्मान बढ़ता है। नंबर 3,
स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जागरूकता के कारण हर मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। इसे रोकने के लिए ऐसे मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता हुई ताकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हो सके। अब ध्यान देना इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। पहली चीज तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात की गई, पर प्रश्न यह उठा कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। हमेशा ध्यान इस बात को, मौलिक कर्तव्य किन किन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाए। आप सोचो, इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति का यह काम था यह बताना कि किन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाए। इनका यह काम था और इस समिति ने अपने सुझाव में 8 मूल कर्तव्य की बात की। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य की बात की। इस समिति ने हमेशा ध्यान इस बात को, लेकिन 42वें जो संविधान संशोधन हुआ, हमेशा ध्यान दो, 42वें हम संविधान संशोधन की बात करें, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका विस्तार कर दिया गया और 10 मूल कर्तव्य की बात की जाने लगी। देखो आप, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य की बात की जाने लगी और कहा गया 10 मूल कर्तव्य चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, देखो आप, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य की बात की कि 8 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य की बात की गई, परंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमेशा ध्यान दो इस बात को, 11वां मूल कर्तव्य की बात की गई। परिणाम तक क्या हो गया, टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए।
अब ध्यान देना इस बात को, कितना इंटरेस्टिंग है देखो आप, और ये सोचो वो कौन कौन से कर्तव्य है और संविधान में इसे क्यों जोड़ा गया। अब इस नजरिए से सोचो आप, हमेशा ध्यान दो, ये क्या इंगित करता है। इस समिति ने कहा 8 मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया नहीं 10 मूल कर्तव्य, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन आया तो 11वां मूल कर्तव्य की बात की जाने लगी। टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। ध्यान देना इस बात को, ये जो 11 मूल कर्तव्य की बात, ये क्या इंगित करता है कि मूल कर्तव्यों का निरंतर विस्तार हो रहा है। आखिर विस्तार क्यों हो रहा है, देखो रीजन क्या है, पूरी बात ध्यान देना। यह कहा जाता है कि यदि अधिकार की बात करोगे तो कर्तव्य की बात उठनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कर्तव्य पढ़ाना, आपका अधिकार है पढ़ना। जब तक मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तब तक आप अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। शिक्षा पाने का जो अधिकार है आपका, यह तभी मूर्त रूप लेगा जब शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन करे। तो आपका अधिकार मेरा कर्तव्य है, अब मेरा अधिकार आपका कर्तव्य है। आप एक चीज सोचो, प्रश्न ये उठा क्या कि मौलिक कर्तव्यों का विस्तार क्यों हो रहा है। इसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1, मौलिक अधिकारों का निरंतर विस्तार हो रहा है, और जिस अनुपात में मौलिक अधिकारों का विस्तार होगा उसी अनुपात में कर्तव्य का भी विस्तार होता चला जाएगा। जैसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पहले मौलिक अधिकार नहीं था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 के ए में इसे शामिल करके निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा तभी मिल पाएगी जब मां बाप अपने कर्तव्य का पालन करें। 11वां मूल कर्तव्य की बात कर दी गई। तो देखो आप, पहला तो रीजन ये कि पहली चीज, मूल कर्तव्यों का लगातार विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, ध्यान दें इस बात को। पहला रीजन ये है मूल कर्तव्यों के विस्तार को लेकर, पहला जो रीजन है कि मूल अधिकारों का लगातार विस्तार हो रहा है, और जिस अनुपात में मूल अधिकारों का विस्तार होता जाएगा उसी अनुपात में कर्तव्य का विस्तार होता जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कर्तव्य को जोड़ने की बात क्यों की गई थी, ताकि नैतिक दबाव बनेगा और लोग अपने जब कर्तव्य का अनुपालन करेंगे तो समाज और राष्ट्र दोनों का विकास होगा। लेकिन भविष्य में किस तरह की समस्या उत्पन्न होगी इसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती है। जैसे जैसे विषम परिस्थितियां मानो क्रिएट होती चलेगी तो उसे सॉल्व करने के लिए नए कर्तव्य की बात उठनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में नीति निर्देशक तत्व को पूर्णतः मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया तो मौलिक अधिकारों का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा, और जब मौलिक अधिकारों का विस्तार होगा तो उस अनुपात में मौलिक कर्तव्य के विस्तार की मांग उठेगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसे यह कहा गया था कि मौलिक कर्तव्यों का लगातार विस्तार हो रहा है। लिखो इसको आप, देखो पैरा चेंज करो, लिखो इसलिए मौलिक कर्तव्य की संख्या को निर्धारित करने के लिए स्वर्ण
स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मौलिक कर्तव्य के संबंध में सुझाव दिए। मौलिक कर्तव्य के संबंध में सुझाव दिए और एट मूल कर्तव्य, 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने की वकालत की। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और इसे संविधान के भाग 4 क में रखा गया। और अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया। किंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो इस बात को इंगित करता है कि मूल कर्तव्य निरंतर विस्तारशील है। क्योंकि नंबर 1 मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में पारस्परिक निर्भरता म्यूचुअल डिपेंडिंग पारस्परिक निर्भरता का संबंध होता है। अतः जिस अनुपात में
मौलिक अधिकारों का विस्तार होता है। उसी अनुपात में मौलिक कर्तव्य का भी विस्तार होना चाहिए। जैसे विस्तार होना चाहिए, जैसे 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 के क में शामिल किया गया। इसलिए इसे मूल कर्तव्य में भी शामिल कर दिया गया। नंबर 2, समय के अनुरूप समस्याओं का समाधान करने के लिए मौलिक कर्तव्य का विस्तार आवश्यक है, क्योंकि किसी समस्या की पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फिर एक बात ध्यान देने इस बात को, स्वर्ण शिक्षा समिति ने कहा कि 8 मूल कर्तव्य को शामिल कर दो। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य की बात की गई और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य की बात। एक बात मुझे याद आ गई, आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। कल शनिवार है और मैं ये चाहता हूं, अब तक अपने मेंस की बात जितनी बातें पढ़ चुके हैं आप लोग, कल मैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पीटी का पढ़ाऊंगा। चाहे 2.5 घंटा का क्लास हो, चाहे 3 या 4 घंटे की क्लास हो। मैंने बहुत सारे अनुच्छेद छोड़ दिया, मैंने कहा पीटी में पढ़ाऊंगा। अब क्या होगा, जो क्या मेंस पढ़ चुके हैं, चीज आपको समझ में आ गई है, 19 का 21 का, तो मेरे लिए पीटी पढ़ाना आसान हो जाएगा। पर पीटी में हम समानता फैक्चुअल लेंगे। अगस्त लास्ट तक हमारा मेंस खत्म होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पीटी भी क्या करूंगा, समाप्त कर घंटे की क्लास ली जाए, हार्डली घंटे की क्लास में पीटी खत्म कर देता हूं। 3 घंटे क्लास पर डे लूं तो 5 दिन में पूरी पीटी की क्लास फिनिश, कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन एक से ध्यान दो इस बात को, मैं ये नहीं कहता कि 10 क्वेश्चन में 10 लड़ेगा, पर 10 में
गारंटी 8 तो लड़ ही जाएगा, 8 सही कर लोगे। 2 क्वेश्चन में होता क्या, एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा वर्क करके बना सकते। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हार्डली 5 क्लास, पर दुर्भाग्य एक लोग पीटी 4 महीना 5 महीना, वही पॉलिटी। अब देखना, कल मैं उठाऊंगा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, सबको इंटरलिंक करता चलाऊंगा। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये क्यों आया, क्या क्या कहा गया है, क्या फैक्ट है, आपको लिखते चले जाना है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि अभी याद आ गया तो मैं आपको बता दिया। मैं तो पीटी के लिए अलग से आपको कॉपी बनानी है, ये मेंस के लिए अलग और पीटी के लिए अलग। मैंने कहा ना 12 से 15 घंटे की क्लास में पूरी पीटी क्लास में खत्म कर देता हूं पॉलिटी की। और बार बार कहता हूं मैं, टेंशन के लिए मेंस का है, मेंस में टाइम लगता है कि क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ता है। पीटी में तो बस इतना ही पढ़ना है, 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, 51 के ए, खत्म पीटी। मतलब 2 लाइन में मूल कर्तव्य के पीटी खत्म। हमेशा ध्यान दो, पर मेंस में ये तो पूछेगा नहीं। चलो हम बात कर रहे थे, हाँ, अब ध्यान देना इस बात को। एक बात करना चाहता हूं मैं आपसे, एक सबसे बड़ी चीज कि स्वर्ण सिंह समिति ने कहा 8 मूल कर्तव्य को जोड़ दो। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को भी शामिल कर दिया गया। तो प्रश्न ये उठा कि मूल कर्तव्यों का निरंतर विस्तार हो रहा है, तो तर्क दिया गया क्यों हो रहा है। फिर एक प्रश्न कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिन 8 मूल कर्तव्यों की बात की, उसमें सभी मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। स्वर्ण सिंह समिति के अनेक सुझावों को बदल दिया गया। 2 चीज, नंबर 1, कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल करना, और नंबर 2, कर चुकाना। कर अदायगी एक मूल कर्तव्य है। आप ध्यान देना इस बात को। 2 मूल कर्तव्य जिसका सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था, उसे शामिल किया ही नहीं गया। पहली बात, कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करना। नंबर 2, टैक्स चुकाना। इन 2 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया ही नहीं गया, जिसका सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। बेशक कांग्रेस की आलोचना भी शुरू हो गई, लेकिन इन 2 मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया, उसके पीछे तर्क दिया गया। तर्क यह था कि यदि कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध आपने घोषित कर दिया, तो ग्रामीण जनता द्वारा बड़े पैमाने पर कर्तव्य का उल्लंघन होगा। हमेशा ध्यान दो, परिणामतः न्यायिक प्रक्रिया में लोग उलझते चले जाएंगे, न्यायालय पर बोझ बढ़ता चला जाएगा। कि गांव की जनता तभी निरक्षर थी, बेशक लिटरेसी रेशियो बढ़ रही थी, पर समाज का जो वीकर सेक्शन था, उसे उस समय कर्तव्य का बोझ ही नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और समक्ष आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा होता है, तो वह कर्तव्य को इग्नोर कर देता है। हमेशा ध्यान दो। दूसरी चीज यह कहा गया था, कर अदायगी को कर्तव्य में शामिल कर दिया जाए, तो लोग टैक्स चुकाने से बचेंगे, क्योंकि मूल कर्तव्य कोई दंडनीय अपराध नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि आप कर्तव्य को फॉलो करेंगे, पर कोई दंडनीय अपराध नहीं है। यदि कर अदायगी को कर्तव्य में शामिल कर दिया जाता कि लोग टैक्स चुकाएंगे, तो स्वाभाविक है यदि लोग टैक्स नहीं चुकाते तो कानून आपको दंड नहीं दे पाता। पर वर्तमान में क्या हो रहा है, टैक्स की चोरी करना एक जघन्य अपराध है। हमेशा ध्यान दो, यदि कर अदायगी को कर्तव्य में शामिल कर देते तो टैक्स की चोरी जघन्य अपराध नहीं रह जाता, खुलेआम टैक्स की चोरी होती। इसलिए कुछ लोगों ने कहा
कुछ समय स्वर्ण सिंह समिति के 2 सुझावों को लागू करने से या मूर्त रूप देने से या संविधान में शामिल करने से मना कर दिया गया। उसके पीछे यह कारण था। लिखो इसको, आप पैरा चेंज करो, लिखो, बेशक स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के संबंध में बेहतर सुझाव दिए। किंतु समिति द्वारा दी गई अनेक सिफारिशों को समिति द्वारा दी गई अनेक सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। जैसे नंबर 1, कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाना, अर्थात संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य का अनुपालन करने से मना कर दे। नंबर 2, कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। पैरा चेंज करो। स्वर्ण सिंह समिति के उपरोक्त सुझावों को उस समय की सरकार ने स्वीकार नहीं किया, जिससे सरकार की आलोचना शुरू हो गई। किंतु कांग्रेस ने, एक मिनट, किंतु उस समय की सरकार ने
स्वर्ण सिंह समिति के कुछ सुझावों को व्यवहारिक कारणों से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नंबर 1, कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय बना देने से अनेक व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि कर्तव्य का बोध न होने से कर्तव्य का उल्लंघन एक सामान्य घटना बन जाती है, जिससे न्यायालय पर मुकदमों का बोझ बढ़ जाता, तो दूसरी तरफ जेल में कैदियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती। नंबर 2, कर अदायगी को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाता तो कर न देने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं होता। जिससे कर की चोरी एक सामान्य प्रवृत्ति बन जाती। जबकि भारत में कर न देना एक दंडनीय अपराध
घोषित किया गया है। पैरा एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मौलिक कर्तव्य जो क्वेश्चन है, ये सारी बातें जो मैं लिखवा रहा हूं केवल आपको समझने के लिए, पर यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। इतना एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, उसका आंसर किताब में नहीं मिलेगा आपको। जब मैं क्वेश्चन को उठाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे आंसर चलेगा, तो आपको चीज एकदम क्लियर होगी। बस ये सारी पॉइंट केवल सपोर्ट करेंगे। ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें, ये तो भूल जाओ आप। ये पीडी का क्वेश्चन है। जैसे सिंपल चीजें हमेशा ध्यान दो इस बात, प्रश्न ये पूछा जा सकता है, समानता भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य निरंतर विस्तार है, तो कारण पूछेगा, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हमेशा ध्यान दो, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। चलो पैरा चेंज करो और लिखो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य का मिश्रण है। नागरिक कर्तव्य का मिश्रण है। नंबर 2, यह मूलतः भारतीय जीवन पद्धति भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। नंबर 3, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। नंबर 4, यह गैर वाद योग्य है। पैरा चेंज करो, भारतीय संविधान में ग्यारह मूल कर्तव्य हैं जो इस प्रकार हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, ये रटने के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, मुझे भी इस रटना दुनिया का सबसे बोझिल काम लगता है, ध्यान देना इस बात को। फिर भी देखो, आप लिखो नंबर 1, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और उसके
आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, सजो कर रखें और उसका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व मतलब ब्रदरहुड, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों की सम्मान के विरुद्ध हो। अगला पॉइंट नंबर 6, हमारी कंपोजिट संस्कृति
मतलब सामासिक, सामासिक मतलब कंपोजिट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। और उसका संरक्षण करें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान का अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। तथा हिंसा से दूर रहें। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले।
नंबर 11, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे उन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक से ध्यान देने इस बात को। यह मौलिक कर्तव्य की बात तो की गई, शुद्ध रटना है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, याद न हो तो तनाव नहीं लेना है कि यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कृपया 11 कर्तव्यों का वर्णन करें। 2-4 बस याद रखना है, कॉमन चीजें, हमेशा ध्यान इस बात को। आगे हम बात करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा। अब एक प्रश्न है कि जब मूल कर्तव्य की बात की गई कि ये 11 मूल कर्तव्य, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना करने भी शुरू कर दी और कहा यह गया कि जो मूल कर्तव्य है वह पूर्ण नहीं है। अनेक ऐसे कर्तव्य को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए किंतु उसे शामिल किया ही नहीं गया। यह स्वाभाविक है। एक चीज सोचो जरा, याद है गांव में जब किसी की बारात आती है तो पड़ोसी क्या कहता है, व्यवस्था ठीक थी पर मेरे घर में जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था नहीं थी। तो पड़ोसी की आलोचना लोग अवश्य करते हैं। यहां भी वही चीज है, आलोचकों का काम है आलोचना करना। दूसरी बात यह कहा गया कि मूल कर्तव्य की जो भाषा है उसमें स्पष्टता का अभाव है, क्लियरिटी है ही नहीं, यह आलोचक कहते हैं। तीसरी चीज, आप इसने इसे गैरवाद योग्य बना दिया, दंडनीय बनाया ही नहीं तो नैतिक संदेश मात्र रह गए। क्योंकि नैतिक संदेश है जिसका उल्लंघन खुलेआम होगा, यदि उल्लंघन होगा तो संविधान में जोड़ने का अर्थ क्या रह गया। आखिर आप संविधान में जोड़ते क्यों हैं? ताकि इसका महत्व बना रहे, पर आपने तो इसे संविधान में जोड़ तो दिया पर आपने गैरवाद योग्य बना दिया। चूंकि आपने गैरवाद योग्य बना दिया इसलिए केवल एक नैतिक संदेश मात्र रह गया। तो आलोचकों ने क्या आलोचना की? पहली आलोचना तो यह की कि जो भी मौलिक कर्तव्य है वो पूर्ण नहीं है, मतलब आधे अधूरे हैं। इसका मतलब यह है कि अनेक मूल कर्तव्य और है जिनको जोड़ा जाना चाहिए। अभी तो 11 रटने में पसीने छूट जाते हैं, तो 20 यदि शामिल होंगे तो कैसे याद होगा। दूसरी चीज कि मौलिक कर्तव्य की जो भाषा है उसमें स्पष्टता का अभाव है। और तीसरी बात, आपने गैरवाद योग्य बना करके इसको नैतिक संदेश मात्र बना दिया। यदि नैतिक संदेश है तो संविधान में शामिल करने की आवश्यकता ही क्या थी। आलोचक इस तरह आलोचना करते हैं। लिखो आप, देखो लिखो आप, मौलिक कर्तव्य को शामिल करना एक उपलब्धि है।
लेकिन इसका विश्लेषण किया जाए तो यह कहना तर्कसंगत है कि मौलिक कर्तव्य पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है और यह कहा जाता है कि नंबर 1, मौलिक कर्तव्य का निर्धारण करते समय पूर्णता को ध्यान में नहीं रखा गया। और अनेक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य से बाहर कर दिया गया। नंबर 2, मौलिक कर्तव्य की भाषा में अस्पष्टता है, जिससे अर्थ को लेकर, अर्थ मतलब मीनिंग को लेकर विवाद की आशंका है। और यह आम जनता के लिए कठिन है। अगला पॉइंट, गैरवाद योग्य होने के कारण यह नैतिक संदेश मात्र बनकर रह गया है। नंबर 4, संविधान की भाग 4 में शामिल करना
कर्तव्य के महत्व को कम करना है, अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, ठीक है आलोचना की जाती है कि आपने कुछ चीजों को बाहर कर दिया, तो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या वो सीमित है। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसकी भाषा अस्पष्ट है, अर्थ को लेकर विवाद होता है, जनता के सामने समस्या पैदा होती है। तीसरी चीज, आपने गैरवाद योग्य बना दिया, तो यह तो नैतिक संदेश बनकर आ गया। और चौथी चीज, भाग 4 में शामिल कर दिया। हाँ, भाग 4 में शामिल करना है, इसके महत्व को क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे एक चीज सोचो, आप किसी के फंक्शन में जाते हो, आपको पीछे बैठा दिया जाए, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि आपके महत्व की उपेक्षा की जा रही है। इसका अर्थ यही है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप सोचो किसको पीछे किसको आगे, डिपेंड करता कौन ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए सभी लोग महत्वपूर्ण है, तो राउंड टेबल होना चाहिए और चारों तरफ बैठा हो, ताकि ना तो कोई पीछे बैठे और ना तो कोई आगे बैठे। इसे देखा होगा, जब मंत्रियों की मीटिंग होती तो राउंड टेबल के चारों लोग बैठते हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि सभी महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न उठा कि जब मूल कर्तव्य को भाग 4 में शामिल कर दिया और भाग 4 में शामिल प्रत्येक चीज गैरवाद योग्य है, तो प्रश्न ये उठना शुरू हो गया, क्या मूल कर्तव्य महत्वहीन नहीं है? जब इसे वाद योग्य बनाया ही नहीं जा सकता, सोचो, जब इसे वाद योग्य नहीं बना सकते तो इसके शामिल करने की आवश्यकता क्या थी? लगता तो यही है कि यह महत्वहीन है। हमेशा ध्यान दो, ये मुद्दा उठना शुरू हो गया कि भाग 4 में शामिल करना ही इसे महत्वहीन बना देता है। अतः इसकी जरूरत ही क्या थी? यदि आप मूल कर्तव्य को इतना महत्व देते तो भाग 4 से पहले शामिल करते, या मौलिक अधिकार के भाग 3 में शामिल करते, तो इसका महत्व होता। ये सारे इशू उठने शुरू हो गए। पर एक प्रश्न उठा, क्या वास्तव में महत्वहीन है? यदि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करें, क्या कमाल का बेहतरीन डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे विषयों पर लोगों को कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ध्यान दो इस बात को। और कई ऐसे कर्तव्य हैं जिसे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार की व्याख्या करते समय उन कर्तव्यों को मौलिक अधिकार की बात कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, मौलिक कर्तव्य का था झंडा का सम्मान करना, मौलिक अधिकार का था झंडा फहराने का अधिकार। ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब देखो आप, बेशक भाग 4 में शामिल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने इसे महत्वपूर्ण बना दिया। जैसे एमसी मेहतावाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 51 के ए में जिस कर्तव्य की बात की गई है उसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। और कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया हफ्ते में एक दिन 1 घंटा पर्यावरण की शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हों और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज, जब कोई मुद्दा उठता है मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में,
सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तो नहीं हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अधिकार चाहिए, मैं न्यायालय में जाता हूं और न्यायालय से अपील करता हूं कि मेरे अधिकारों का क्रियान्वयन कराएं, तो सुप्रीम कोर्ट मेरे मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कराने से पहले यह देखेगा कि क्या मैंने किसी कर्तव्य का उल्लंघन तो नहीं किया। यदि मैंने किसी कर्तव्य का उल्लंघन किया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उन मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर रोक लगा सकता है। यह पावर है सुप्रीम कोर्ट को, और यह चीज संविधान ने नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अर्जित कर ली है शक्तियां। अनेक ऐसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज कि संसद को पावर है कि मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय बना सकती है, यह संसद को पावर है, हमेशा ध्यान दो। और तीसरी चीज देखा जाए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में सरकार ने कानून का निर्माण किया, और जब लोग कानून का अनुपालन करते थे, इनडायरेक्ट उस कर्तव्य का भी अनुपालन हो जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे यह कहना उचित है कि यह महत्वहीन नहीं है, मौलिक कर्तव्य। लिखो इसको आप। लिखो, मौलिक कर्तव्य को गैरवाद योग्य, बनाए जाने के कारण यह प्रश्न उठने लगा कि क्या मौलिक कर्तव्य महत्वहीन नहीं है? यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और 42वें संविधान संशोधन का अध्ययन किया जाए तो यह कहना ज्यादा तर्कसंगत है कि मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के प्रति संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों प्रतिबद्ध हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह
शक्ति दी गई है कि वह मूल कर्तव्यों के उल्लंघन को एक मिनट शक्ति दी गई है कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन को दंडनीय घोषित कर दे। एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 51 के अधीन केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का निर्देश दे। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 51 के क की भाषा विस्तृत है। इसके अर्थ तथा विस्तार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद की भाषा की सीमा के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को
दंडित कर सकता है। इसके अभाव में मूल कर्तव्य केवल पवित्र घोषणा मात्र रह जाएंगे। एक बात और याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह जो मौलिक शब्द है, मैंने कहा मौलिक अधिकार, पूरी बात ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक कर्तव्य को पूर्णतः महत्वहीन घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कर्तव्य से पहले मौलिक शब्द का प्रयोग किया गया है, फंडामेंटल शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार अधिकार से पहले फंडामेंटल मौलिक शब्द का प्रयोग किया गया है, अब मौलिक शब्द अपने, सोचो, मौलिक शब्द अपने आप इस बात को इंगित करता है कि यह महत्वहीन नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो यह कहा गया था कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें जो मौलिक शब्द है, ये जो शब्द जुड़ा है, ये शब्द अपने आप इस बात को इंगित करता है कि महत्वपूर्ण है। ऐसे नीति निर्देशक तत्व की तरह औचित्यहीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक हम तत्व की बात करें। हमेशा ध्यान दो, इसकी आगे कहीं भी मौलिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके आगे कहीं भी मौलिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान दो, यह तो वैसे ही हुआ कि भले इसे संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया हो, हमेशा ध्यान दो, भाग 4 में जोड़ा गया हो और 51 की ए में शामिल किया गया हो, पर संविधान के भाग 4 में जोड़ने मात्र से यह नीति निर्देशक तत्व की तरह महत्वहीन नहीं है। इसका एक औचित्य है। दूसरी बात, इस शब्द के आगे एक मौलिक शब्द है, फंडामेंटल शब्द है। यह शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है और यह शब्द इसे इस नीति निर्देशक तत्व से अलग कर देता है। एक बात सोचो, शेर होगा, शेर चाहे जंगल में रहे चाहे घर में बंधा हो, घास तो खाएगा नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, चाहे वो जंगल में हो चाहे घर पे बंधा हो, वो घास नहीं खाएगा। बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। उसी तरह ये फंडामेंटल शब्द है। ये शब्द का प्रयोग कहीं भी हो, ये कभी भी औचित्यहीन नहीं हो सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, सरकार अनेक कानूनों का निर्माण करके मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए बाध्य कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा में जब आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तो सरकार ने कानून बना दिया कि दंगाइयों से पूरी राशि वसूली जाएगी। जो आर्थिक क्षति होगी उसकी वसूली कहां से होगी? दंगाइयों से होगी। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा में आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हुआ, दंगे हुए। नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करें, कुछ लोगों ने दंगे किए, आर्थिक क्षति भी दंगाइयों से वसूली जाने की बात की जाने लगी। और सरकार कानून बनाकर लोगों को बाध्य कर रही है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, तो औचित्यहीन कैसे है? पैरा चेंज करो और लिखो आप एम्स छात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। एम्स मतलब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ की
के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यद्यपि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय मतलब लागू कराने योग्य है, प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि यह ध्यान देने योग्य है कि कर्तव्य के पहले मौलिक शब्द जुड़ा है। हमेशा मौलिक शब्द जुड़ा है, फंडामेंटल, जो इस बात को इंगित करता है कि इनका महत्व वैसा ही है जैसा मौलिक अधिकारों का है। पैरा चेंज करो आप। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून का निर्माण किया और यह कहा कि दंगे के दौरान होने वाली आर्थिक क्षति की वसूली दंगाइयों से की जाएगी। जो एक दृष्टि से मौलिक कर्तव्य का क्रियान्वयन ही है। थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं। कल की क्लास हमारी पीटी की होगी।